लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने एसएससी के लिए। हाँ तो गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने, जैसे कि आपको पता ही चल ही गया होगा टाइटल से, एसएससी के लिए। तो देखो, एसएससी के लिए एक चीज़ बता दें। एसएससी के लिए तुम्हें ना बहुत प्रिसाइज चीज़ पढ़ना है। तुम्हें बहुत ही ऐसा चीज़, एग्जाम सेंट्रिक चीज़, जो कि पूरा सिलेबस ना हो। मतलब पॉलिटी, जितनी इंडियन पॉलिटी है पूरी ना हो। पूरी इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ने बैठे एसएससी के लिए तो फिर हो गया तुम्हारा सिलेबस एक साल में। अब हमें एक साल का टारगेट लेके चलना है कि एक साल में हम तैयारी भी कर लेंगे, सारे एमसीक्यूज भी लगा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़। अब एसएससी के लिए बहुत ही बड़ी सिलेबस का पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे छोटा सा, जितना एसएससी रिलेवेंट सिलेबस हो वही पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करना डायरेक्ट वीडियोस तो बहुत कम और लेक्चर्स बहुत, मतलब मिनिमम वीडियोस लेक्चर्स मिनिमम टाइम वाले देखो, जिसमें ज़्यादातर कंटेंट हो, और सीधे एमसीक्यूज में शिफ्ट हो जाओ सीधे, क्योंकि यही काम देंगे, यही रिलेवेंट है। लेक्चर्स का तो ठीक है, नो डाउट उसको पूरा करना पड़ेगा तुम्हें, बट इतना भी मत खो जाना लेक्चर में कि लेक्चर ही लेक्चर करते हो। पहले दिन से ही एमसीक्यूज जितना करते जाओ, एमसीक्यूज लगाते रहना, तो आगे बहुत काम देगा तुमको। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये बहुत छोटा, सारे जितने छोटे छोटे पार्ट, बहुत छोटे लेक्चर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगे। जितना एसएससी वाला है उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटी का है, पहला लेक्चर है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाई अ कंट्री। ठीक है, अब ये हो गया प्रेम्बल। अब देखो, सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाई अ कंट्री हो गया। अब ये आया क्यों और इसका बैकग्राउंड क्या है ये देखते हैं। क्रोनोलॉजी समझते जाना, एकदम क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा रिवीजन करोगे तो 3 बार रिवीजन से पूरा जितना भी है सब क्लियर होते चला जाएगा। अब देखो, इसका बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियंस तो इंडिपेंडेंस मांग ही रहे थे, बट डोमिनियन स्टेटस नाम की चीज़ थी एक, उसका जिक्र ज़्यादा होता था उस टाइम। डोमिनियन स्टेटस क्या मतलब, कि चलो पूरा इंडिपेंडेंस तो दे नहीं रहे हो, तो ब्रिटेन के अंडर रह के हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रूल करेंगे। तो ये सब मांग उठ रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने बनाया एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है, 1927, यहीं से स्टार्ट होता है। साइमन कमीशन 1927 में बनाया, और ये साइमन कमीशन आता है इंडिया तो इसको बॉयकॉट कर देते हैं लोग। क्यों बॉयकॉट कर देते हैं? क्योंकि साइमन कमीशन तो बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए, बट इसमें पूरे वाइट्स थे, सारे गोरे भरे थे, कोई इंडियन था ही नहीं। अब तुम सोचो, हमारा ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हम ही नहीं है। तो ये हुआ कि इसको तो करा जाए बॉयकॉट भैया। ठीक है, बॉयकॉट करा गया। तो टीचर्स कहे यार इसको बॉयकॉट कर रहे हो, चलो देख लो एक बार, मत करो। तो इंडियंस नहीं माने, कहे करेंगे बॉयकॉट। तब बॉयकॉट हो गया। तो बॉयकॉट कर दिए तो फिर ये हुआ कि चलो इतना ही कर रहे हो तुम बॉयकॉट बॉयकॉट, तो अपना बनाओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैलेंज दे दिया। उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकेनहेड। इन्होंने चैलेंज दे दिया इंडियंस और पॉलिटिकल पार्टीज को कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, इतना ही दम है तो पहली बार नेहरू रिपोर्ट आया। पहला अटेम्प्ट था इंडियंस का, ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। ये पहला अटेम्प्ट था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, 1928 में।
और ये भी याद रखना कि हमें इसके अंडर भी डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए था, कंप्लीट स्वराज नहीं चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए था। ठीक है। फिर चलो ये नेहरू रिपोर्ट तो प्रेजेंट कर दिया गया। कहाँ पे सबमिट किया गया? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू दिए थे। अब थोड़े दिन बाद जो यंग लीडर्स हैं आईएनसी के, यंग लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू और ये लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हों ये लोग कहे कि यार हम लोग क्यों डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है। बोस जी, ये लोग डोमिनियन स्टेटस की जगह कह रहे थे कि पूर्ण स्वराज मांगो ना। ठीक है। तो हम कहे ठीक है भाई, चलो पूर्ण स्वराज मांगेंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को दिया एक डेडलाइन, 1 साल का, कि तुम इतने में हमारा नेहरू रिपोर्ट्स जो है, जो हमने दिया है, उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो पछताओगे। तो नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लो, बट ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो फिर हमने क्या कहा? हम कहे कि अब तो चाहिए पूर्ण इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया जनवरी 26, 1930। ये कब डिक्लेयर करता है? लाहौर सेशन, कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसके बाद जनवरी 26, 1930 में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुई। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी ने चालू कर दिया। हाँ, डंडी मार्च और ये सब हुआ था जब। ठीक है, 1930 में जब चालू हुआ था, मास मूवमेंट हो गया था। तो ये सब हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग। अभी यही जानो कि पूर्ण स्वराज का मांग उठ गया 1930 में। ठीक है। अब पूर्ण स्वराज का मांग तो उठ गया। अब बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें कुछ तो ऐसी बॉडी चाहिए जो इसको बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अब पहली बार इसकी डिमांड किसने रखी थी? एम एन रॉय ने। कब? 1934 में। इसी को आगे लेके गए कांग्रेस ने, ऑफिशियल डिमांड किया 1935 में। ऑफिशियल डिमांड ऑफ कांग्रेस बन गया ये, कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब। ठीक है, ऑफ कांग्रेस बन गया। फिर क्या होता है कि डिमांड तो बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश ने कुछ कुछ ऑफर्स देने चालू करे कि हो सकता है ये लोग मान जाएं। तो इसीलिए ब्रिटिश ने सबसे पहले दिया अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन और वेवल प्लान। अब देखो, इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इन सब के। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? बस ये याद रखना है कि कब कब ये दिया गया था, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट ही पूछेगा। 1940, 1942, 1945। ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, लेड बाई स्टैफर्ड क्रिप्स, ये नाम आगे भी आएगा। ठीक है। और ये सब, और वेवल प्लान क्या? 1945। वेवल प्लान कब? 1945। वेवल प्लान 1945। ठीक है। बट इन सब में ये तीनों रिजेक्ट होता है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस था इन तीनों में, पूर्ण स्वराज नहीं था।
और अब हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज नहीं था, डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है। और ब्रिटिश ऑफर्स ये सब दे भी रहे थे, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू भी चालू हो गया था, तो कमजोर हो गए थे ब्रिटिशर्स, है ना, इसीलिए ऑफर भी दे रहे थे ये सब। लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेटस था। तो फिर आखिरी में 1946 में क्या होता है कि एक आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है। और कैबिनेट मिशन प्लान में क्या होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस क्या है, ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। और ये इसमें था पूर्ण स्वराज, कैबिनेट मिशन प्लान में था पूर्ण स्वराज। तो एक्सेप्ट हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया था दोनों ने। किन किन ने? आईएनसी और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, आईएनसी और मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था इनिशियली। स्टार्टिंग में दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में देखेंगे कौन पीछे हटा। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, एक्सेप्ट तो कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग जितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो देखते हैं अब हम। तो देखो, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और टोटल मेंबर्स कितने बने? टोटल मेंबर्स 389, 389 टोटल मेंबर्स, जिसमें से 296, ये नंबर सब याद रखना, ये एमसीक्यूज में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। 389 में से 296 presentation रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया कह सकते हो, इंडिया पाकिस्तान दोनों। तो 296 उसमें से थे। और बाकी जो बचे थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 93। ठीक है, ये हो गए। अब जब इतने, और इतने का इलेक्शन कैसे हुआ था ये भी देखेंगे, ठीक है। और फिर इलेक्शन होता है जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होता है, ठीक है, उन्हीं सब सीट के लिए। बट प्रिंसली स्टेट वाली सीट के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे ना। प्रिंसली स्टेट रूल करते थे, जो ब्रिटिश के अंडर रूल करते थे, तो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे थे। तो जो 296 है उसमें हुआ था इलेक्शन, ठीक है। 296, याद रखना, 296 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस को गया, 208 आईएनसी जीती, 73 मुस्लिम लीग जीती, ठीक है, और 15 इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में जैसे सिख, पारसी सब कम्युनिटी आ गए, ठीक है। और ये देखना कि ऐसे तो ठीक है, चलो, ऐसे इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, मतलब जनता के द्वारा नहीं हुआ था। बट इसमें सब तक सारे मतलब हर कास्ट, क्रीड, एससी, एसटी, वुमेन, सबके रिप्रेजेंटेटिव थे। वुमेन पिन 15 थी, एससीज थे, एसटीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, ओबीसीज के रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम, मतलब हर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। इससे समझ लो हर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे। और इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, ये आपस में ही इलेक्शन होता है, बट माना जाता है कि रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? इंडिया को, ठीक है। अब देखो, इलेक्शन हो गया, सीट्स मिल गई, आईएनसी, मुस्लिम लीग। बट मुस्लिम लीग को तो सीट बहुत कम मिली, 73 मिली। तो ये थोड़े नाखुश थे। तो इन्होंने क्या करा, जब पहला फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, कब? 9 दिसंबर 1946। पहला मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब? 9 दिसंबर 1946। तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा मीटिंग को। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए था पाकिस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए इन्होंने मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। याद रखना, पहला मीटिंग इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसी के बाद फिर पार्टीशन भी हो जाता है, देखेंगे आगे। ठीक है, और अब पहला मीटिंग तो हुआ, तो पहले मीटिंग को कोई हेड तो करना चाहिए, तो टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब ये कैसे बनाया गया? तो ये था कि ये ओल्डेस्ट थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे सचिदानंद सिन्हा, तो इनको बना दिया गया हमारा चेयरमैन। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को, हमारे 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के बाद, 9 को ये सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, ठीक है, चेयरमैन। फिर 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया, और ये भी याद रखना, ये पहले हमारे प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, और एच सी मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट, और बी एन राव थे, उनको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू, और हाँ, ऊपर एक चीज छूट गया कि चलो पहला मीटिंग तो मुस्लिम लीग ने वर्कआउट करा, बट साथ में मुस्लिम लीग में जैसे जिन्ना ने तो बॉयकॉट करा है, तो ये तो थे नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो टोटल पहला जो मीटिंग था अटेंड करा था 211 लोगों ने, 211 लोगों ने अटेंड करा था पहला मीटिंग। ठीक है, देखो 11 दिसंबर को इलेक्ट भी हो गए प्रेसिडेंट। अब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया, यही आगे चल के बनता है प्रिएम्बल, इसी का मॉडिफाइड वर्जन ही, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही बनता है हमारा प्रिएम्बल। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन ही हमारा बनता है प्रिएम्बल। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब कुछ चर्चा विमर्श होने के बाद 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब देखो, चेंज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब हो रहा था यहाँ पे। तो वहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में नए प्राइम मिनिस्टर बने, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बने और बोले कि यार, पावर को ट्रांसफर कर दो, इंडिपेंडेंस दे दो इंडियंस को। ठीक है, तो 20 जनवरी, ये डेट मत याद रखना, ये तो मतलब कर भी सकते हो जाए तो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा, अनाउंस कर दिया ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन लीडर्स। ठीक है, अब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान प्रेजेंट करा, जिसके थ्रू पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हो गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इस प्लान के थ्रू। तो ऐसे आएगा एमसीक्यू में कि मतलब किस प्लान के थ्रू इंडिपेंड ये क्या इंडिया ब्रेक हुआ था? तो उस ऑप्शन में माउंटबेटन प्लान, ऐसे करके एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, अब जब पार्टीशन हो गया तो क्या होता है, थ्री, एक सेकेंड, कितने सीट थे? 389, 389 सीट थे। पार्टीशन के बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान से भी मिले थे। ठीक है, और जितना एमएल का सीट था वो तो गया ही। ठीक है, तो पार्टीशन के बाद जो 389 थे, वो 298 ही बचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स। ठीक है, 299 ही बचे, याद रखना, पार्टीशन के बाद इतने बचे। पहले 389 थे, फिर कितने बचे? 299। ठीक है, अब देखो पार्टीशन हो गया, इसके बाद जितने जिनको जो भी जाना था सब चले गए। अब पार्टीशन होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब फंक्शन करेगा अच्छे से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेचर, अभी ये वाला देखते हैं टॉपिक।
एज लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा भी कुछ फंक्शन कर रहा था? हाँ, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी के तरह भी फंक्शन कर रहा था। क्यों लॉ मेकिंग बॉडी की तरह फंक्शन कर रहा था? क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट था नहीं, ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफर ऑफ पावर अनाउंस कर दिया और पार्टीशन भी हो गया। तो अब हमारे पास लॉ कैसे बनाए? तो लॉ मेकिंग बॉडी के जगह पे हमारे पास था सीए ही था। तो सीए ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी ही बनाएगा, मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो दो तरीके से एक्ट करने लगा। एक तो लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी, और दूसरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो जब लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर बॉडी कहते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर जिसमें हमारे कोर्ट्स वोर्ट्स आते हैं अब, है ना, तो लॉ मेकिंग बॉडी या लेजिस्लेचर बॉडी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो पहली बार, हाँ, ये भी याद रखना, पहली पार्लियामेंट की तरह भी काम करा था, फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब ये लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम करता था तो इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट होते थे, वो बनते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था तो इसके प्रेसिडेंट बनते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम्म, हाँ, तो एक चीज और याद रखना छूट गया था पीछे, कि ट्रांसफर ऑफ पावर्स का जिक्र तो हुआ था ना, तो कोई गवर्नमेंट तो था नहीं नेशनल लेवल पे, तो एक हमने बना दिया था इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट कब? 2 सितंबर 1946। ठीक है, ये बनाया है क्यों? कि इस ट्रांसफर ऑफ पावर्स जो है ना वो स्मूथ हो। हाँ तो हाँ तो एक और चीज़ याद रखना कि बीच में एक चीज़, हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ गया था, इंटरिम गवर्नमेंट ये 2 सितंबर 1946 को बना। और कब तक था ये? जब तक हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस तक था ये, मतलब 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, और ये क्यों बना था? ये ट्रांसफर ऑफ पावर्स, क्योंकि ये क्यों बना? ट्रांसफर ऑफ पावर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जब ये जा रहे थे ब्रिटिशर्स तो पावर तो ट्रांसफर करना था, बट तब तो एक सीए ही बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये तो मेनली लॉ मेकिंग बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे काम करता। तो इसीलिए हुआ कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक डमी गवर्नमेंट भी कह सकते हो, इस तरह का बना देते हैं कि पावर का ट्रांसफर स्मूथ हो जाए। अब अब देखो आगे देखते हैं कि हमारा तो सीए हो गया था, पास हो गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी आ गया। फिर बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत स्टेप्स रहेंगे, लगेंगे, और बहुत सारी कमिटीज भी लगेंगी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन सी कमिटीज बनी सीए के अंडर? कमिटीज ऑफ सीए, तो कुछ मेजर कमिटीज बनी और कुछ बनी माइनर कमिटीज। 8 बनी मेजर कमिटीज, 13 बनी माइनर कमिटीज। अब ये पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेजर में, मेजर में कौन कौन सी कमिटीज आती हैं? यूनियन पावर, यूनियन पावर्स कमिटी। दूसरा आ गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी।
इन सबों के हेड भी याद रखना तुम। हेड, तो यूनियन पावर्स कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके भी हेड थे। एक था स्टेट्स कमेटी, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और प्रोविजनल, प्रोविंशियल सॉरी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार पटेल। और सरदार पटेल एक और कमेटी के हेड थे, एडवाइजरी कमेटी के। एडवाइजरी कमेटी, सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर। ठीक है। और रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये कौन कौन से थे? ये मेजर थे। ठीक है, मेजर। माइनर में देखेंगे कौन कौन से कमिटीज आते हैं। माइनर में देखें तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी आता है। एडहॉक कमेटी, क्रेडेंशियल्स कमेटी, तो वैसे याद कर लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्रेडेंशियल्स। ठीक है। एक हो गया हाउस कमेटी। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। और बस, और भी हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अब देखो ये याद कैसे करेंगे। जैसे यूनियन देख लो, यूनियन एंड स्टेट में यूनियन मैटर्स जवाहरलाल ये नेहरू जी हैंडल कर रहे थे। तो यूनियन और स्टेट का जितना है उसके जवाहरलाल नेहरू हो गए हेड। और सरदार पटेल, ये राइट्स एंड प्रोविंसेस, तो प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, इसके हेड ये हो गए सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी का तो याद ही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी। रूल्स और एंड स्टीयरिंग कमेटी के ऐसे याद रखना कि रूल्स को प्रेसिडेंट से लिंक करके याद कर लेना कि चूंकि ये प्रेसिडेंट थे तो इसके हेड यही थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और माइनर कमिटीज के फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। एडहोक के भी थे राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। हाउस कमेटी के कौन थे? हाउस कमेटी के बी पट्टभी, सीता रमैया। ठीक है, हाउस कमेटी के वो थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अब देखो इनका कैसे याद रखना है। बिजनेस कमेटी तो हमारे यहाँ जब कोई जैसे बिजनेस का काम हो, हम देखने के लिए एक मुंशी रखा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है मुंशी। तो इनसे याद रख लेना, नो डिसरेस्पेक्ट, बस याद रखने के लिए। डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, बिजनेस से याद रखना के एम मुंशी जी। ठीक है, ये थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी पे आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी बना क्यों बना? ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाया गया। डेट याद रखना। कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन थे?
बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में सात कौन कौन से मेंबर्स थे ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ लिख देते हैं सात मेंबर्स जो थे, एक तो ये हो गए बी आर अम्बेडकर जी, बाकी छह लोग देखो। पहले हो गए क्रेडेंशियल्स कमेटी के जो हेड थे, याद है? क्रेडेंशियल्स कमेटी के जो हेड थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, एक ये हो गए। दूसरे हो गए एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। इसके बाद बी एल मित्तर, के एम मुंशी जी और डी पी खेतन, ठीक है। अब ये लोग मिलके पूरा लिखे कॉन्स्टिट्यूशन, मीटिंग हुआ, फिर ड्राफ्ट्स को, फाइनल ड्राफ्ट कब पब्लिश होता है? फाइनल ड्राफ्ट अभी नहीं पब्लिश होगा, पहले कुछ ड्राफ्ट्स पब्लिश हुए कि लोग देखें उसको, लोग पढ़ें जाने, ठीक है, और कुछ अपना जो रिव्यू है वो दें। तो 21 फरवरी को 1948, ठीक है, पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। और पीपल ऑफ इंडिया ने इसे क्या करा, 8 मंथ्स तक डिस्कस करा, ठीक है, और फिर अपना रिव्यू दिया। फिर 4 नवंबर को 1948 को फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस होता है, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो, ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स थे। फिर धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते होते, पहला दूसरा तीसरा ऐसे होते होते आर्टिकल्स बढ़ते गए, शेड्यूल्स थोड़े चेंज हुए, पार्ट्स थोड़े बढ़े, तो अब इतने हैं, ठीक है। और पहले ओरिजिनली जब लिखा गया था तब इतने थे। और कितना दिन लगा? 2 years 11 months 18 days, इतना टाइम लगा, ठीक है। अब देखो, इसके जो रीडिंग्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब कब रीडिंग हुआ था। फर्स्ट सेकेंड रीडिंग कब हुआ था, थर्ड रीडिंग कब हुआ था? तो फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर से 9 नवंबर। सेकेंड रीडिंग कब हुआ था, कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 49 तक, 48, ठीक है। थर्ड रीडिंग जो कि फाइनल था 26 नवंबर 1949, ठीक है। तीन रीडिंग, ये डेट याद रखेंगे। और अगर नहीं याद हो रहा है तो एमसीक्यूज जब लगाते रहेंगे ना बार बार, तो सब दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो कि ये तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। अब इसे अडॉप्ट करना था, अडॉप्ट करने की बारी आई। तो अडॉप्ट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और एनफोर्स कब किया गया? दो चीज़ है, एक तो एडॉप्शन, एक है एनफोर्समेंट। तो दोनों अलग अलग डेट क्यों डिसाइड किया गया? तो जब ब्रिटिशर्स हमारा डिमांड नहीं मांग रहे थे पूर्ण स्वराज का, तो कांग्रेस ने, याद करो, 26 जनवरी को लाहौर सेशन के बाद पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा था। तो इसीलिए ये हुआ, लीडर्स ने बोला ये कि 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, तो क्यों ना उसी
दिन हम लोग एनफोर्स कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था सब 26 नवंबर को, पास भी हो गया 1949 में, बट एडॉप्शन हुआ 1950 26 जनवरी को, 2 महीने बाद, क्योंकि पूर्ण स्वराज इस दिन मांगा गया था। ठीक है, तो अब 26 नवंबर को हो गया, अडॉप्ट कर लिए। और कुछ कुछ इतने इतने मेंबर साइन किए थे, 284 मेंबर साइन किए किए थे कॉन्स्टिट्यूशन। और इस दिन को जो 26 नवंबर मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, क्योंकि इस दिन अडॉप्ट हुआ था, एनफोर्स नहीं होता, अडॉप्ट हुआ था। और 24 जनवरी को लास्ट सिटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा गया 24 जनवरी को ही। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट करा गया। कब इलेक्ट करा गया था? 24 जनवरी को इलेक्ट किया गया था, 24 जनवरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी। ठीक है, तभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन इन्फोर्स हुआ था। अब कुछ कुछ चीजें 24 नवंबर को ही इन्फोर्स हो गई थी। क्यों 24 नवंबर को इन्फोर्स हो गई थी? क्योंकि ये चीजें जरूरी थी। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप, क्योंकि अभी भारत की नागरिकता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो सबको मिला नहीं। तो ये बैकडेट पे जाके इम्पोज हुई थी, मतलब हुआ तो 26 नवंबर को ही था, बट जो लोग थे उनको भारत की नागरिकता 1947 या उससे पहले से दी गई थी। ठीक है, कि तुम भारत के निवासी हो। बैक डेट पे जाके इम्पोज हुई थी, भले 26 नवंबर को इनैक्ट हुई थी, बट बैक डेट पे जाके इम्पोज हुई थी। तो क्या क्या चीज़ 26 नवंबर को ही दे दी गई थी? सिटीजनशिप। ठीक है, इलेक्शंस, क्योंकि वो भी ज़रूरी थे, क्योंकि लोगों ने नहीं इलेक्ट करा था, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शंस भी ज़रूरी थे, तो तुरंत इसको भी इम्पोज कर दिया गया था। और एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, इसको भी इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पीछे छूट गई थी, जैसे क्या क्या, इसके अलावा क्या क्या और करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, क्या क्या और करा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लॉ मेकिंग के अलावा क्या क्या करा था। तो ये सब टाइमलाइन क्लियर है ना? अब देखो क्या क्या अडॉप्ट करा। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था कब? 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर दिया था। और फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, और इसी दिन प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद, इलेक्ट भी कर लिए गए थे इस दिन, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट भारत के 24 जनवरी 1950 को ही इलेक्ट हुए। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, जो कि पढ़ा चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट, चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एम एन रॉय सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन, बेसिस ऑफ ये कैबिनेट मिशन 1946 बेसिस बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसी के थ्रू हमारे सीट्स पे डिसाइड हुए और इलेक्शन भी हुआ। ठीक है, जुलाई टू अगस्त याद करना। ठीक है, टोटल सीट कितने थे? 389। फिर पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग हट गई, कुछ ये कुछ एक सेकेंड, कुछ लोग जो प्रिंसली स्टेट से वो भी चले गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी चले गए, तो माइनस करते करते 299 सीट्स पर बची ये पार्टीशन के बाद। पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को। टेम्परेरी चेयरमैन सचिदानंद सिन्हा। कैसे? क्योंकि ओल्ड एज थे ये, इसीलिए बने। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इलेक्ट करा गया इनको, फिर प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करा गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को बना 29 अगस्त 1947। जो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम लोग
26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब किया? तीन चीज तुरंत तुरंत एक्ट वो कर दिया, इम्पोज कर दिया गया। क्या? इलेक्शंस, ठीक है, सिटीजनशिप और क्या? पार्लियामेंट, ठीक है। और कब एनफोर्स हुआ बाकी सब चीजें? 26 जनवरी। इस दिन हम लोग इसीलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई। नेशनल एंथम कब? 24 जनवरी। अब ये हो गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर है, ठीक है। पॉलिटी का पहला लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग अगले में देखेंगे कि आर्टिकल्स वगैरह, पार्ट्स वगैरह देखेंगे, शेड्यूल्स देखेंगे, और बहुत। और हाँ, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगा। यही जो पूरा नोट्स है यही दे देंगे, एक बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, चैनल है, ठीक है। वहीं पे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हम।